हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रामसर स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है कपिल कश्यप और जैसा कि आपको बताया, मैं आपको अपने इस चैनल पर पढ़ा रहा हूँ पॉलिटी। इससे पहले दोस्तों हमने 1858 तक के एक्ट पढ़ लिए थे। आज मैं आपको उससे आगे के 1861, 1892 और 1909 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहले समझ लीजिए कि ये अधिनियम क्यों लाए गए थे, इनका मेन मकसद क्या था। दोस्तों, जब 1857 की जब महान क्रांति हुई थी, उसके बाद ब्रिटिश सरकार को ये महसूस हुआ कि अगर हमें भारत में राज करना है तो उसमें हमको भारतीयों को सहयोग देना अति आवश्यक है, वरना हमें कहीं ना कहीं भारत का शासन करने में दिक्कतें आती रहेंगी, जैसे कि 1857 के सैनिक विद्रोह के दौरान देखी गई थी। तो उसी को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1861, 1892 और 1909 के 3 भारत परिषद अधिनियम पारित किए, जिसमें सबसे पहला था 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषताएं कुछ इस प्रकार थी। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत इस अधिनियम के द्वारा ही हुई थी, क्योंकि सबसे पहले अधिनियम यही था इस दिशा में। दूसरे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। जैसा कि हमने इससे पहले जो हमने 70-73 के एक्ट के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब जब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो मद्रास और बम्बई के गवर्नर को उसके अधीन कर दिया गया था। लेकिन इसमें क्या किया गया 1861 के एक्ट में, इसमें दोबारा से मतलब बंगाल के और बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को दोबारा से उनकी शक्तियाँ उनको वापस प्रदान कर दी गई। और बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन इस एक्ट के द्वारा किया गया। इसने 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी। जैसा कि आपको पता होगा कि पोर्टफोलियो की जो प्रणाली की जो शुरुआत की थी, वो किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी। तो इसी एक्ट के द्वारा 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा चालू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई थी। इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की। क्या होता था कि जैसे अगर सपोज भाई आपातकाल की कंडीशन अगर बनती है देश में, तो उस समय जो वायसराय होगा, उसको काउंसिल के साथ किसी भी तरह की कोई मीटिंग, किसी भी तरह कोई डिस्कशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपातकाल की स्थिति देश में है, वो बिना किसी मीटिंग किए अध्यादेश पारित कर सकता था। ठीक है, तो इसके इतने पॉइंट काफ़ी हैं आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए। फिर इसके बाद 1892 के अधिनियम की विशेषताएं, क्योंकि 1861 के बाद फिर 1892 का अधिनियम आता है। इसकी कुछ विशेषताएं ये थी कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। केंद्रीय और प्रांतीय, केंद्र से मतलब सेंटर में, और प्रांतीय मतलब स्टेट में जो विधान परिषदें बनी थी, उसमें जो मेंबरों की संख्या उसमें बढ़ाई गई थी इसके 1892 के अधिनियम के द्वारा। विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। विधान परिषद में जो भी विधान परिषद में के कार्यों में वृद्धि करके उसमें जो बजट पेश किया जाता था, पहले उसमें किसी भी तरह की डिबेट करने का किसी को मेंबर को अधिकार नहीं था। लेकिन 1892 के अधिनियम के द्वारा बजट में उनको बहस करने का अधिकार प्रदान किया गया। मतलब वो अगर बजट में वो किसी भी तरह के बजट पेश करते समय प्रश्न बजट पेश करने से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे, वो उसमें मेंबर कर सकते थे। फिर इसका लास्ट आता है 1909 का के अधिनियम की विशेषताएं। गाइस, ये अधिनियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अधिनियम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए थे, मतलब सबसे ज़्यादा सुधार इसी में किए गए थे। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। मार्ले मिंटो सुधार के बारे में दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो इस अधिनियम के द्वारा पार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी इस अधिनियम को जाना जाता है। ठीक है, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि कर दी थी। केंद्रीय परिषदों में जो संख्या पहले 16 हुआ करती थी उसको 16 से 60 कर दी गई थी बढ़ा करके, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में। ठीक है, पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नरों की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका में प्रथम सदस्य बने। ठीक है, मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। मतलब इस पे यह किया गया कि मुस्लिम मतदाता सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट कर सकता है। तो इस 1909 के अधिनियम में ये सबसे इम्पोर्टेंट कहने के माना जाता है पॉइंट कि मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक आधार पर चुनाव करने का जो प्रावधान था इस अधिनियम के द्वारा किया गया था कि मुस्लिम से मुस्लिम को वोट करेगा। ठीक है, क्योंकि इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को काफ़ी बढ़ावा दिया और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान माना गया वो लॉर्ड मिंटो का माना गया। इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। अब हम इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर के आएंगे। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद।